RORM के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के यही सवाल हैं जो आपके आज के स्लाइड में कंप्लीट होने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक सवाल को कंप्लीट करिएगा बेहतरीन तरीके के साथ में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपका 80% सिलेबस मैं कवर करवा चुका हूँ। कम से कम 20 वीडियो पढ़ चुके हैं, 20 मिनट 30 मिनट के 20 वीडियो डाल चुका हूँ, बिल्कुल एकदम फ्री में आपके लिए बेहतरीन से। तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए नंबरिंग पे मत बोलिएगा कि नंबरिंग यहाँ वहाँ है, नंबरिंग से मतलब नहीं है, बस ये पहला क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है किसमें, यूरिया में। सबसे पहले आपको यूरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2 होता है, ये यूरिया का फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो याद रखना 46% होता है, 46% होता है। डायरेक्ट सवाल है, आपके एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, यूरिया जो है ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था, तो याद रखना यूरिया बनाया गया था, सबसे पहले यूरिया बनाया गया था। ठीक है। 3 सवाल आपकी स्क्रीन से क्लियर हो गए। दूसरा ध्यान से देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बताना है कि 1 मिनट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट हैव आ न्यूट्रॉन। मतलब इनमें से, ये पूरे आपके सामने दिए हुए हैं, किसमें मेरे भाई किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो याद रखना किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो अगर मेरे भाई हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1H1 होता है और इसी में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछेगा किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो याद रखना अगर किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं तो हाइड्रोजन, तो सॉरी किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं ये पूछ रहा है, इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। आगे सवाल बढ़ते हैं। अब ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना है, सब कुछ मैं कॉन्सेप्ट की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये सवाल भी कॉन्सेप्ट की क्लास से है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आयनिक विभव किसका ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो याद रखिएगा कि जो नोबल गैस होती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये जो नोबल गैस होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सी नोबल गैस दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा हीलियम दिया है, तो हीलियम आंसर। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लिथियम तो नोबल गैस नहीं है, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन भी नोबल गैस नहीं है, सोडियम भी नोबल गैस नहीं है, तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। क्लियर हुआ। और एक चीज़, अगर मेरे भाई अगर आपसे नोबल गैस जितनी भी होती हैं 7-8, अगर इसमें से आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनका कितना होता है, तो याद रखना +8 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। आगे बढ़ो। बीच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन बैटरी में कौन सी एसिड यूज होती है, बताइए बैटरी में कौन सी एसिड यूज होती है। तो हमेशा याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड, ये सी ऑप्शन H2SO4 का यूज करते हैं एसिड में, H2SO4 का यूज करते हैं एसिड में। तो आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन कौन सा है। ठीक है। H2SO4 को बैटरी में यूज करते हैं, याद रखना। और पिछले साल भी इसी से रिलेटेड एक सवाल आया था। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की बेहतरीन क्लास से मैं आपको पूरी क्लास आपको समझाया था कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको NiCO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, जल्दी बताइए। तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, अगर आपको यहाँ पे CO दिख जाए, H2O दिख जाए,
NH2 दिख जाए, NH3 दिख जाए, अगर ये आपको तीनों दिख रहे हैं, ये अगर आपको तीनों यहाँ पे बीच बीच अंदर में दिख रहे हैं, तो याद रखना हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मार देना, कॉपी में लिख लेना। ये चीज़ छूट गया था, ये चीज़ छूट गया था। CO दिख जाए, H2O दिख जाए, NH3 दिख जाए, तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में क्लिक कर देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तीनों नोट कर लेना, CO, H2O और NH3 तीनों दिख जाएं तो ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये सवाल? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये आया क्लीमेंसन रिएक्शन क्या है, क्लीमेंसन रिएक्शन क्या है। अब इस क्लीमेंसन रिएक्शन को, अब देखिए क्लीमेंसन रिएक्शन ये नेमिंग रिएक्शन होती है। अब क्लीमेंसन रिएक्शन अगर आपको पता करनी है तो इसको मेरे भाई, इसको आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कितना होगा। क्लीमेंसन रिएक्शन नोट कर लो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन का इसका आंसर ज़रूर बताना है कि कौन सा होगा, A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पावरफुल बेस, अच्छा सबसे पावरफुल बेस कौन सा होता है, तो याद रख लेना हमेशा B ऑप्शन होता है। B ऑप्शन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इनमें कोई भी लॉजिक नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट सवाल आपकी केमिस्ट्री में बनते हैं। मोस्ट पावरफुल आपसे क्या पूछेगा, बेस पूछा, बेस पूछा, सबसे पावरफुल बेस पूछा, तो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया मेरे भाई, सबसे पावरफुल बेस पूछा तो C6H5 फिर 2NH ये हो जाएगा। लेकिन अगर एसिड पूछता तो हमेशा याद रखना H2SO4 सबसे पावरफुल एसिड भी कहलाती है, H2SO4 सबसे पावरफुल एसिड होती है। और बेस पूछेगा तो बेस तो मैं आपको बता दिया। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, आगे बढ़ जाओ। प्रोटीन इज अ पॉलीमर, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, जल्दी बताओ, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो हमेशा याद रखना एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ये इस प्रकार होती है, NH2 यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, एमिनो एसिड, प्रोटीन अगर पूछेगा किसका पॉलीमर है तो एमिनो एसिड, तो याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि यही सवाल आपके एग्जाम में बन जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का प्रोटीन पॉलीमर होता है। इसके बाद में पॉलीथीन, अच्छा जब आप पॉलीथीन बनाते हो, जब आप पन्नी बनाते हो, याद रखना जब आप पन्नी बनाते हो तो किस कैटालिस्ट का यूज करते हो, किस उत्प्रेरक का यूज करते हो, तो जल्दी बताओ। डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, अगर आपसे याद है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट लग चुका है। और याद रखना जिस दिन पेपर दे के आओगे तो यहीं से स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। पॉलीथीन करते समय, पॉलीथीन बनाते समय कौन सा कैटालिस्ट का यूज करते हैं, कौन सा उत्प्रेरक का यूज करते हैं, हमेशा याद रखना ये जिग्नर नट्टा होता है। ये आपके सामने ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी 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 मोस्ट भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक एक सवाल पे काम करना, और जितने भी अभी 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूँ तो आप पूरे प्रैक्टिस सेट ज़रूर कर लेना। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्लियर हो जाएंगे कि इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में विच ऑफ द फ्लॉबिंग कैन बी यूज्ड एज अ सॉप, अच्छा कुल मिला के आपको साबुन का फार्मूला बताना है, साबुन का फार्मूला। अब साबुन का फार्मूला बताओ, जो कि मेरे भाई रेलवे के एग्ज़ाम में ये बन चुका है क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हो सकते हैं। तो बताइए साबुन का फार्मूला आपको बताना है। 1 मिनट का आपको समय मिल रहा है, सोच लीजिए, जवाब दीजिए। 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है, सोचिए, जवाब दीजिए। साबुन का, सॉप का आपको फार्मूला बताना है, तो याद रखना ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। C17H35COO यानी ये साबुन का फार्मूला होता है, साबुन का फार्मूला होता है। ठीक है, C17। अब याद रखना एक चीज़ कि साबुन जो है ना सॉफ्ट वाटर में घुलती है, ना कि हार्ड वाटर में। साबुन जो है ना सॉफ्ट वाटर के लिए होती है, सॉफ्ट वाटर के लिए होती है, याद रखना। और हार्ड वाटर लिख के मैं काटे दे रहा हूँ, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के लिए नहीं होती है। सॉप जो है सॉफ्ट वाटर में काम करती है। जब हार्ड वाटर में सॉप को डालोगे, साबुन को हार्ड वाटर में डालोगे तो मेरे भाई साबुन फट जाती है। आप देखे होंगे जो पानी खारा होता है उसमें डालने से साबुन बिल्कुल फट जाती है, और अगर पानी सही है तो एक नंबर साबुन एकदम अच्छी होती है। क्लियर हुआ?
दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बना है। ग्रीन विट्रॉल का फार्मूला बताइए। देखिए ब्लू विट्रॉल का फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, किसी प्रैक्टिस सेट में ब्लू विट्रॉल, तो अभी बता दे रहा हूँ। ये जो है ना CaSO4 ये मेरे भाई ब्लू विट्रॉल यही होता है। और मेरे भाई अगर ग्रीन विट्रॉल आपसे पूछ रहा है तो ये मेरे भाई ए ऑप्शन है FeSO4.7H2O। सॉरी, ब्लू विट्रॉल ये नहीं होता है, सी ऑप्शन ब्लू विट्रॉल होता है। ये होता है CuSO4.5H2O 5H2O, ये होता है ब्लू विट्रॉल। और ग्रीन विट्रॉल FeSO4.7H2O। ठीक है, दोनों सवाल आपके क्लियर हो गए। इसके बाद में लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट एंड स्लाइटली। अच्छा, अगर आप मेरा जब मैं रीजेंट्स पढ़ा रहा था, इंपॉर्टेंट रीजेंट पढ़ा रहा था किसी वीडियो में, शायद वीडियो नंबर 14 या 15 है, उसमें जब इंपॉर्टेंट रीजेंट पढ़ाया था तो मैं आपसे बोला था कि यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में बनेगा। 5-6 रीजेंट्स पढ़ाया था, वही रीजेंट से सवाल उठाया था। पेल्टोन रीजेंट भी पढ़ाया था, लूकास भी पढ़ाया था, बॉयर भी पढ़ाया था, टोलन भी पढ़ाया था। अब बताइए एल्कलाइन KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसे कौन सा रीजेंट बोलते हैं? जल्दी बताइए। जो भी वीडियो मेरा देखा था तो वो आराम से कर सकता है। जल्दी बताइए KMnO4 किसका सॉल्यूशन होता है? तो KMnO4 जो है बायर रीजेंट होता है, याद रखना है ना। और मेरे भाई लूकास तो आपको पता है, लूकास टेस्ट भी मैं आपको बता चुका था, टोलन भी बता चुका था, गिनार्ड रीजेंट भी बताया था, बहुत सारे मैं आपको समझाया था। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि 5-6 रीजेंट है जहाँ से एक सवाल फंसने के पूरे चांस होते हैं। तो याद रखना इस सवाल का आंसर यही है। एल्कलाइन KMnO4 के जो सॉल्यूशन होता है उसे मेरे भाई बायर रीजेंट बोलते हैं, जो कि मैं आपको किसी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। पाई और सिग्मा, पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है। चलिए बताइए पाई बॉन्ड की संख्या। अब पाई बॉन्ड कितनी बार बता चुका हूँ। सबसे पहले इथीन होता क्या है तो याद रख लो, इथीन होता है CH डबल बॉन्ड होता है CH, है ना। इथीन यही होता है, आप देख लीजिएगा, इथीन यही होता है। शायद ट्रिपल बॉन्ड होती है, आप देख लीजिएगा। मैं एक सवाल आपको सिग्मा पाई बॉन्ड से कैसे करना था मैं सभी आपको समझाया था। अब एल्कीन और एल्काइन, तो इथीन जो है ना, इथीन का यही होता है CH2 और CH2 होता है, इस प्रकार होता है। अब इसमें आपको पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है, बस पाई बॉन्ड की आप संख्या बता दो और मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैसे निकालना है। बेहतरीन तरीके से एकदम सरल भाषा में आपको एक सवाल क्लियर कराया था। अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। अब इसमें आपको आयन की संख्या बतानी है। फार्मूला देख के भरभटा मत जाना, क्योंकि सरल है बिल्कुल आयन निकालना। आयन कैसे निकालना मैं इसको समझाऊंगा, नया कॉन्सेप्ट है और आपसे कभी भी अब गलत नहीं होगा, तो याद रखना। देखिए ध्यान से, अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई इस प्रकार के एक डब्बा आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रख लेना, अगर आपसे आयन पूछा इस प्रकार के फार्मूला में अगर आपसे आयन पूछा तो याद रख लो इस डब्बा के, ये जो डब्बा था ना, इस डब्बा के बाहर जो लिखा हुआ है तो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, तो 2 लिख लो, ठीक है। और इसके बाद में मेरे भाई ये डब्बा कितने हैं, 1 है, तो इस डब्बे को 1 लिख लो, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर जो है ना वो 3 हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो इसमें आपको आयन की संख्या बतानी है। ये मान लो डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे Al3 मान लो लिखा हुआ है। अब इस डब्बे के अंदर कुछ भी लिखा हो आपसे मतलब नहीं है। अब आपको मान लो आयन की संख्या बोला तो यहाँ से 3 उठा लो डब्बा के बाहर से, और इस डब्बे को 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तो इसमें
4 आयन की संख्या हो जाएंगी। तो अब आपको आयन की संख्या क्लियर हो गई। डब्बा के बाहर की संख्या उठा लो और डब्बा को 1 मान लो, डब्बा के अंदर जितना सारा लिखा हुआ उसे 1 मान लो, तो 1, और डब्बा के बाहर जितना भी लिखा हो, चाहे 1 2 3 जितना भी लिखा है उसको उठा लो और दोनों को जोड़ दो, जितना आ जाएगा वही आपकी आयन की संख्या। अब तो आयन की संख्या आपको गलत नहीं होगी। बेहतरीन ट्रिक के साथ में मैं आपको समझा दिया हूँ, एक एक सवाल अब आपके आयन के क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाया हूँ। एक मेरे भाई पॉलीथीन में कौन सा पॉलीथीन बनाते समय कौन सा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। दूसरा मेरे भाई पॉलीमर प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको कार्बन की बताना है इन डायमंड। डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, वो sp3 होता है और इसी को बोलते हैं टेट्राहीड्रल। अगर स्ट्रक्चर का नाम पूछेगा तो याद कर लो टेट्राहीड्रल। आप अपने हिसाब से लिख लेना टेट्राहीड्रल टेट्राहीड्रल टेट्राहीड्रल। अगर आपको स्ट्रक्चर पूछेगा तो टेट्राहीड्रल, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो मेरे भाई sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जब आप ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वी आर फाइनली गेट, है ना, जब आप स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो आप समझते हैं पेड़ पौधे सब में पाया जाता है, स्टार्च जो होता है जब उसको आप पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, क्या होता है। तो याद रखना, जब आप स्टार्च को पानी में मिलाते हैं तो उससे आप ग्लूकोज भी फ्रक्टोज भी बहुत को निकाल लेंगे, बहुत निकलता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब स्टार्च में पानी वानी मिलाते हैं तो ग्लूकोज भी निकलता है, फ्रक्टोज भी बनता है, ठीक। तो बहुत वाला ऑप्शन है, तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता ही 19 नंबर की क्लास है बेहतरीन तरीके के साथ में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आज का आपको। लिक्विड इन लिक्विड, ध्यान से देख लो, लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है। तो हमेशा याद रखना इमल्शन होता है। इमल्शन किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना मिल्क 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 मिल्क, ठीक है। ये होता है लिक्विड इन लिक्विड। अगर एरिसॉल बोलेगा तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड आएगा ऑप्शन में, तो एरिसॉल में मार देना। अगर लिक्विड इन लिक्विड बोल दिया तो लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन हो जाएगा। तो ये आपके क्लियर हो गए बेहतरीन 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई होप आपको एक एक क्लियर हुए होंगे। 17 मिनट में 20 क्वेश्चन फोड़ दिए हो और 20 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनेंगे। 20 क्वेश्चन इसीलिए लाया जा रहा है जिससे मेरे भाई आपको ये अंदाज़ा हो कि इसी प्रकार इतनी स्पीड से आपको करना है जिससे एग्जाम में आपको दिक्कत ना जाए, क्योंकि फिजिक्स में आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।